हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को भगवान जय श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नागरिकता भाग 2 के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की हमने बात की थी। उसके बाद हमने पढ़ा नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। आज हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, यानी पावर, जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से लिए गए, तो पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, आपके यूएसए के पास, है ना। यूएसए से लिए गए हैं। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि भारत का अधिकार पत्र या नैसर्गिक अधिकार, है ना। इन नामों से भी जाना जाता है। लेकिन जो ये मूल अधिकारों को जो मांग हुई वो कैसे हुई, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। कि जब 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है। ये तो हो गई हमारी छोटी मोटी जानकारी, लेकिन क्वेश्चन बनने के लिए कहीं से भी बन सकता है ना। तो आपको याद रखना है कि हम भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। मूल में अगर मैं बात करूं तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, अनुच्छेद 12 और 13 जो है ना, वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, है ना। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, या समीक्षा। और जो न्यायिक की जो समीक्षा की पुनर्वलोकन की है, इसकी शक्ति किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये हमें अनुच्छेद 32 में पता चलेगा, ठीक है। और जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो किस अनुच्छेद में है, 226, ठीक है, जिन्हें हम अभी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं अपने मेन पे, यानी समानता का अधिकार। तो जो 6 हैं उन पे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। देखो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ना। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भैया कि शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो 23 से 24 के बीच में इसका विवरण देखने को मिलता है। तो आज हम चर्चा करते हैं समानता के अधिकार पर, यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, है ना। तो विधि के समक्ष समानता से हमारा मतलब क्या है, विधि है क्या, यानी कि विधि है कानून, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। यानी भारत का अगर कोई भी नागरिक है तो वह कानून की नज़र में समान है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो अमीर को पहले मिलेगा गरीब को बाद में मिलेगा, या गरीब की सुनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। विधि के समक्ष समानता, देखो बिल्कुल साधारण शब्दों में बताता हुआ चलूँगा। अगर किसी चीज़ में कोई भी कमी रह जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15, जिसमें लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आप उससे धर्म, नस्ल, किसी भी नस्ल का हो, जाति, चाहे कोई सी भी जाति का हो, जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो,
लिंग यानी चाहे पुरुष हो या औरत हो, या उसका जन्म स्थान, इनके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। देखो, लोक नियोजन से मतलब समझिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो सभी को समान मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, लेकिन इसमें अगर अपवाद है आरक्षण के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर तो अभी बात नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से मतलब क्या है? छुआछूत। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है कि छुआछूत का अंत के बारे में बताता है। यानी कि छुआछूत जो होती है ना, कि देखो छुआछूत का अगर कहा जाए तो बहुत कुछ अपने देश में ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिनके बारे में किसी को समझाओ कोई नहीं समझता है ना। तो ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है, हमें तो सिर्फ आप लोगों को बताना है कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। यानी जो उपाधियां थीं, जैसे पहले के राजा महाराजा थे कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम लगा के उनको बुलाया जाता था, जैसे सम्राट अशोक। जैसे किसी ने बाहुबली देखी हो तो उसमें जैसे कहते हैं वीरों के वीर, महावीर, है ना। इस प्रकार जो ये उपाधियां थी इनका अंत किया गया, लेकिन कुछ विभागों में इनको छोड़ दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे सेना में मेजर है ना, जनरल है, आपका नायक है, सूबेदार है, तो इनकी उपाधियों को निरस्त नहीं किया गया। ठीक है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी उपाधियाँ नहीं निरस्त हुई हैं, सेना में नहीं हुई। ठीक है, शिक्षा से जुड़ी उपाधियाँ, अब जैसे मान लो किसी ने लॉ पढ़ा है तो वो भैया LLB लगेगा उसके आगे। किसी ने मेडिकल लाइन में पढ़ाई की है तो वो MBBS अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है ना। तो सेना और शिक्षा में इनकी उपाधियों का अंत नहीं किया गया। ठीक है, अगर जैसे और जो अपने भारत में मिलते हैं ना, भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म सम्मान है, वीरता सम्मान है। अब वीरता सम्मान में भी मान लो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, और आपका अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है इत्यादि। तो जो भारत रत्न वगैरह जो सम्मान हैं बड़े बड़े, है ना, भारत रत्न है, ठीक है, वीरता सम्मान है, वीरता सम्मान। ठीक है, तो इनको नहीं हटाया गया है। ठीक है, ना ही सेना में, ना ही शिक्षा में, ना ही इसमें। अगर भारत का नागरिक अन्य देश की उपाधि, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर जैसे कि भारत के किसी निवासी को अन्य देश कोई उपाधि दे रहा है तो उसकी भी अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी कि मैं ये सम्मान लूँ या ना लूँ, है ना। तो वो खैर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर किसी को कोई अन्य देश कोई उपाधि देना चाहता है तो वो उपाधि ग्रहण करने के लिए भारत के उस नागरिक को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अभी हमने पढ़ा समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन मिलता है हमें देखने को अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 यानी मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब सिर्फ 6 हैं। ठीक है, तो 6 में से आप देखेंगे 19F जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, और ये हटाया किसके द्वारा गया था वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। यहाँ से हटा दिया गया इसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन
1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो 19F में आता था इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो पहले 7 थे अब 6 रह गए, तो उन 6 के बारे में हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 19A क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। देखो कहीं कहीं आपने देखो बोलने की स्वतंत्रता, और इसी के अंदर आपको बटन मिलता है प्रेस की स्वतंत्रता। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो वो 19A के अंतर्गत ही मिलता है। और बोलने की स्वतंत्रता या मैं कहूँ प्रेस की स्वतंत्रता तो 19A के अंतर्गत। बोलने की स्वतंत्रता में भी आप ये सोच लीजिए कि आप सकारात्मक ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नकारात्मक बोलें, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। आप सकारात्मक बोल सकते हैं, तो सकारात्मकता की ही स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B हमें क्या बताता है कि बिना हथियार के शांति सभा करना। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई सभा का आयोजन कर रहे हैं या कोई भी आप मीटिंग बैठ रही है तो आप वहां पर बिना हथियार के और शांति से करें। ठीक है, अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ यानी कि आपका समूह या यूनियन, जैसे आजकल देखते हैं ना लोग, जैसे एक छोटे से गांव से लेके चलो कि लोग पहले एक संघ बनाते हैं, फिर एक मेजॉरिटी तैयार होती है, उसके बाद वो कहते हैं कि कितने लोग कितने कैंडिडेट खड़े होंगे, फिर जनता द्वारा प्रधान को चुना जाता है ना। तो इस प्रकार उनके अलग अलग गुट होते हैं। ऐसा नहीं है, जितने कैंडिडेट अगर आपके चुनाव लड़ रहे हैं तो उन सबका एक समूह होगा, एक उनकी एक यूनियन होगी, है ना। तो अनुच्छेद 19C के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 19D, देश के किसी क्षेत्र में आवागमन, यानी कि इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा कि आप कहाँ देश के अंतर्गत आप हर जगह आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप मतलब यहाँ कैसे आए, क्यों आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो सपोज दैट मेरा मन करे कि भाई मुझे उत्तराखंड घूमने जाना है, तो मैं किसी की अनुमति थोड़ी ना लूँगा, है ना। तो हमारे ये अनुच्छेद 19D के अंतर्गत ये बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 19E, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। देखो देश में कहीं भी निवास करने से मतलब है मैं अपने भारत देश में कहीं भी जाके निवास कर सकता हूँ, लेकिन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर उस टाइम अपवाद में आता था, लेकिन 2019 में धारा 370 हटने के बाद, ठीक है, तो अब भारत का कोई भी नागरिक अगर वो चाहे तो वो जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकता है, क्योंकि अब वो भारत का हिस्सा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, काफ़ी अच्छे से अगर समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट 19F मैंने बता ही दिया, वो हट गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब आता है हमारा अनुच्छेद 19G, कोई भी व्यापार, यानी कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप बाध्य नहीं हैं। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 19G कहता है। तो ये था हमारा आपका स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखो इतना डिटेल में और नहीं कोई जाएगा, वरना इतना डिटेल के अंतर्गत पढ़ाने का मतलब है कि आप बहुत ही उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज वगैरह की, वरना ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और ये अगर किसी ने ये वीडियो देख ली तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सभी को पता है पॉलिटी से नॉर्मल 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, चाहे आपका बीडीओ हो, लेखपाल हो, है ना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, जो अपराधियों के लिए दोष सिद्ध संबंध के संरक्षण में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो उसमें 3 नियम बताए गए, एक अपराध एक बार सजा। अगर कोई व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया तो उसको अगर एक बार सजा मिल गई, अब 3 साल बाद 4 साल बाद किसी ने जाके वो फाइल रीओपन की या कुछ हुआ तो उसको सजा नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर किसी को एक अपराध किया उसने और उसको सजा मिल गई, तो अब ये थोड़ी ना है कि अब 4 साल बाद कोई ओपन करे, 8 साल बाद कोई ओपन करे और उसको सजा ही सजा होती रहे, ऐसा नहीं है, है ना।
दूसरा पॉइंट है अपराध के समय जो कानून था उसी आधार पर सजा। मान लो कि अगर किसी ने 2010 में कोई क्राइम किया, ठीक है, और कोर्ट का फैसला आते आते कि ये अपराधी है या नहीं है यह सिद्ध करने में 2024 आ गई, तो अगर 2024 में मान लो उस सजा का प्रावधान है कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा और 2010 में ये प्रावधान था कि उसको आजीवन कारावास होगा, तो ऐसा नहीं है कि आज के कानून को देखते हुए उसको सजा दी जाए, नहीं, उसने जब अपराध किया उस टाइम जो कानून था उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं कर सकते। यानी कि जैसे आपने काफ़ी पिक्चरों में देखा हो, पुलिस वाले ज़बरदस्ती मार मार के गवाही ले लेते हैं, है ना, वहीं वो बंदा, लेकिन हमारा आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं कर सकते। आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते कि भाई अगर उसने चोरी नहीं की, अब पुलिस वाले डंडा कर करके कहेंगे कि बता तूने चोरी की, तो वो कहेगा भाई बेबस हो के आदमी भी बोल देता है यार कितनी देर तक पिटेगा वो भी कहेगा हाँ भाई मैं नहीं करी, है ना, तो वो अपने बचाव के लिए बोल देता है। लेकिन अगर वो चाहे तो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मुझसे ज़बरदस्ती जबरन बयान लिया गया है, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा, उसको मानेगा नहीं, है ना, उस पुलिस वाले के बयान को नहीं मानेगा, वो उसी की सुनेगा कि वो अगर उसने कह दिया कि इसने मेरे साथ जबरन मुझसे ये गवाह लिया या मुझसे ये चीज़ बुलवाई या मुझे इस चीज़ ने बेबस कर दिया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अगर आप कहना चाहो तो जीवन जीने का अधिकार भी कह सकते हो, ठीक है, आदमी का जीवन जीने का अधिकार, उसका जैसा मन हो वो अपना वैसा जीवन जिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। किसका भैया? शिक्षा का अधिकार। तो ये अधिनियम ये क्या कहता है हमसे कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं, कितने, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा है कि उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा, तो ये निश्चित है, ठीक है। अब शिक्षा का जो अधिकार है ये किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो इसको लिख लीजिए, शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, इसके बाद थोड़े बचे हुए हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। अगर आज ही कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।